नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे हिंदी लोकवाणी कक्षा 10वीं की 6वीं कविता ऐसा भी होता है। इस विधा के रचयिता है अभिषेक जैन। अभिषेक जैन जी ने अलग अलग विधाओं में लेखन किया है। कविता, कहानी, निबंध इत्यादि उनके द्वारा लिखे गए हैं। दोस्तों, ऐसा भी होता है इस कविता की विधा है हाइकू। हाइकू जापान की एक लोकप्रिय विधा है। इसे विश्व की सबसे छोटी कविता कहा जाता है। हाइकू में केवल 17 वर्णों में पूरा कथ्य एक पूरा दृश्य स्पष्ट हो जाता है। हाइकू 5-7-5 अर्थात 17 वर्णों के ढांचे में लिखी जाती है। ऐसा भी होता है इस हाइकू में कवि ने गरीबी, थकान, वृक्षों के कटने के दुष्परिणाम, अनावश्यक अहंकार, वृद्धाश्रम का दर्द, संस्कारों के अभाव, डाकिये का महत्व इत्यादि विषय पर प्रकाश डाला है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं जापानी लोकप्रिय विधा ऐसा भी होता है। गरजे मेघ, सहमकर कांपी कच्ची दीवार। गरजे मेघ, सहमकर कांपी कच्ची दीवार। दोस्तों, गरजना अर्थात बादलों का गड़गड़ाना, मेघ अर्थात बादल, सहमना घबरा जाना, कांपना थर्राना, कच्ची कमजोर। तो देखते हैं हाइकू की इन पहली पंक्तियों में कवि ने हमें क्या बतलाया है। कवि ने बताया है कि बरसात के मौसम में उमड़ घुमड़ कर बादल गरजते हैं। बादलों के गरजने से मिट्टी से बनी हुई कच्ची दीवारें हिलने लगती है। यहाँ कवि ने गरजने वाले मेघों की तुलना सबल या धनवान व्यक्ति से की है तथा कच्ची दीवार की तुलना समाज के दुर्बल घटकों के साथ की है। इसका अर्थ यह है कि जिस प्रकार समाज के सबल या धनिक वर्ग के लोग दुर्बल या कमजोर वर्गों पर अपना रोब जमाते हैं, उन पर अन्याय करते हैं तथा उनका शोषण करते हैं, जिसके कारण दुर्बल वर्ग के लोग सहम जाते हैं, घबरा जाते हैं। वह अपने पैसों के जोर पर गरीबों को डांटते फटकारते हैं और उनकी डांट फटकार से गरीब निर्धन बेचारा सहम कर रह जाता है। दूसरी पंक्तियां है, रवि चढ़ाए निर्मल किरणों से धरा को अर्ध। रवि चढ़ाए निर्मल किरणों से धरा को अर्थ। रवि अर्थात सूर्य, निर्मल अर्थात पवित्र, धरा अर्थात पृथ्वी या धरती, अर्ध अर्थात जल चढ़ाना या जल अर्पित करना। कवि ने इन पंक्तियों में सूर्य का मानवीकरण किया है। रवि अर्थात सूर्य एक सज्जन व्यक्ति का प्रतीक है। जिस प्रकार सूर्योदय के समय सूर्य अपनी स्वच्छ निर्मल किरणों से धरती को प्रकाशित करता है और बदले में धरती से किसी भी चीज की अपेक्षा नहीं करता, वह दिन भर धरती को अपना प्रकाश देता है। ठीक उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति दीन दुखियों के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर देते हैं। इसके बदले में वह किसी भी चीज की चाह नहीं रखते। उनका कार्य निस्वार्थ भाव से मानवता के लिए ही होता है। तो सूर्य के द्वारा कवि ने मानवता का संदेश दिया है। आके पसरी थकी हारी किरण धरा की गोद। आके पसरी थकी हारी किरण धरा की गोद। पसरी अर्थात फैलना, धरा अर्थात धरती।
दोस्तों, कवि कहते हैं कि सूर्य अपनी किरणों द्वारा समूचे विश्व को अपना प्रकाश देता है। वह अपना यह कार्य निरंतर पूर्ण करता रहता है। वह सदैव अपनी रोशनी धरती को देता है। सूर्य की किरणें दिन भर धरती को रोशनी देती है। शाम होने तक वह थक जाती है। शाम होते ही थकी हारी किरणें धरा की गोद में, धरा अर्थात पृथ्वी की गोद में विश्राम करती है। यहाँ कवि यह संदेश देना चाहते हैं कि जो व्यक्ति दिन भर मेहनत करता है वह शाम होते ही थक कर अपने घरों में आराम करने लगता है। तो यह सुंदर संदेश इन कम शब्दों में कवि ने इस हाइकू के माध्यम से दिया है। खुली आंखों ने जीवन भर देखे बंद सपने। खुली आंखों ने जीवन भर देखे बंद सपने। कवि आशीष जैन जी ने इन पंक्तियों में समाज में व्याप्त गरीबों की स्थिति का वर्णन किया है। गरीब व्यक्ति की आशा आकांक्षाएं कभी भी पूर्ण नहीं होती। दोस्तों, वह जीवन भर स्वप्न देखते ही रहता है, परंतु उसके सपने कभी भी पूरे नहीं होते। उनके सपने जीवन भर सपने ही रह जाते हैं। ठगी व्यक्ति उन्हें लोभ और लालच दिखाकर सपने तो दिखाता है, किंतु उसके सपने वह कभी भी पूरे नहीं कर पाता। कटते तरु उजड़ा आशियाना रोए पखेरु। कटते तरु उजड़ा आशियाना रोए पखेरु। तरु अर्थात पेड़, उजड़ा अर्थात टूटना या बिखरना, आशियाना अर्थात घर, पखेरु अर्थात पंछी। प्रस्तुत पंक्तियों में वृक्षों के कटने के दुष्परिणाम बतलाए हैं। दोस्तों, कवि कहते हैं कि वृक्षों की अंधाधुंध कटाई से जंगल के जंगल साफ होते जा रहे हैं। प्राणियों को पेड़ों की छाया तक नहीं मिलती। वृक्षों के कटने से पंछियों के आशियाने अर्थात घोंसले उजड़ जाते हैं। वे बेचारे बेघर हो जाते हैं, जिस कारण वे मारे मारे रोते हुए यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। अगली पंक्तियां हैं। बच्चे पतंग माँ बाप थामे डोर छूते गगन। बच्चे पतंग माँ बाप थामे डोर छूते गगन। गगन अर्थात आकाश। दोस्तों, इन हाइकू की इस पंक्ति में बड़ा ही सुंदर संदेश अभिषेक जैन जी ने दिया है। वे कहते हैं कि बच्चे पतंग की भांति होते हैं, जिसकी डोर उनके माता पिता के हाथ में होती है। वे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और संस्कार देकर उनका जीवन संवारने की कोशिश करते हैं। माता पिता के अथक परिश्रम के द्वारा ही बच्चे सुसंस्कारित होते हैं और जीवन में सफलता की मंजिल को छूते हैं और सफलता हासिल करते हैं। माता पिता ही वह डोर है कि जिस डोर के सहारे बच्चे ऊंचे गगन को, ऊंचे आकाश तक पहुंचने का हौसला रखते हैं। तन माटी का फिर कैसा गुमान कद काठी का। तन माटी का फिर कैसा गुमान कद काठी का। दोस्तों, तन अर्थात शरीर, गुमान अर्थात घमंड या गर्व, कदकाठी अर्थात शारीरिक बनावट। कवि ने इन पंक्तियों में बताया है कि यह तन अर्थात शरीर मिट्टी से बना हुआ है। यह शरीर नश्वर है। मृत्यु के पश्चात यह पंचतत्व में अर्थात इसी मिट्टी में ही मिलने वाला है। बावजूद इसके
मनुष्य इस शरीर और कद काठी पर गर्व करता है। मनुष्य को लगता है जैसे जो कुछ भी हुआ हो वह सब उसके ही कारण हुआ है। कवि ने इस हाइकू में संदेश दिया है कि मनुष्य को अपने जीवन पर अभिमान नहीं करना चाहिए। इस अभिमान को त्याग कर जीवन को सुंदर बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। उड़ा पखेरु देखता रह गया तरु। उड़ा पखेरु देखता रह गया ठगासा तरु। पखेरु अर्थात पंछी, ठगासा अर्थात धोखा खाया हुआ, तरु अर्थात पेड़। कवि ने इस पंक्तियों में संदेश दिया है कि पेड़ की शोभा पंछियों से ही होती है। पक्षियों के उड़ जाने पर पेड़ खाली और लूटा हुआ सा रह जाता है। जब तक पंछी इस पेड़ की डाली पर बैठे होते हैं तब तक यह पेड़ बड़ा ही सुंदर और आकर्षक दिखलाई देता है। जिस प्रकार का रिश्ता पेड़ और पंछी का होता है उसी प्रकार का रिश्ता प्राण और तन का भी है। तन की शोभा तभी तक है जब तक तन में प्राण होते हैं। एक बार तन से प्राण निकल जाने पर यह तन निर्जीव हो जाता है। साथ ही साथ वह इन पंक्तियों में यह भी संदेश देना चाहते हैं कि घर की शोभा बच्चों से होती है। माँ बाप इन बच्चों का जीवन बनाने हेतु अपना सर्वस्व त्याग देते हैं, किंतु बड़े होकर यह बच्चे उन्हीं माँ बाप को छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे में माँ बाप अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। उनके जाने से उनका घर, उनका जीवन संपूर्ण निर्जीव हो जाता है, खाली हो जाता है और वह अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। डाकिया चला बांटने सुख दुख भर के झोला। डाकिया चला बांटने सुख दुख भर के झोला। कवि ने बतलाया है कि डाकिया अर्थात डाक बांटने वाला या पोस्टमैन। डाकिया अपने थैले में तरह तरह के पत्र लेकर जाता है। इनमें से किसी में खुशी के समाचार होते हैं तो किसी में दुख दर्द से भरे हुए समाचार। खुशी के समाचार मिलने पर लोग प्रसन्न होते हैं और दुख दर्द वाले समाचार पाकर लोग दुख के सागर में डूब जाते हैं। मनुष्य के जीवन में सुख दुख आते रहते हैं और प्रकृति डाकिये की तरह उसे कभी सुख तो कभी दुख बांटती रहती है। मैया की आई वृद्धाश्रम से चिट्ठी, कैसे हो बेटा। मैया की आई वृद्धाश्रम से चिट्ठी, कैसे हो बेटा। इस हाइकू की इस पंक्तियों में कवि ने बड़ा ही सुंदर संदेश दिया है। कवि कहते हैं कि माँ बाप अपने बच्चों का जीवन बनाने के लिए, उन्हें एक सफल व्यक्ति बनाने के लिए अपना सर्वस्व त्याग देते हैं। वह सारी उम्र इसी आस में कि यह बच्चे उनके जीवन का सहारा बनेंगे, किंतु जैसे ही बच्चे बड़े हो जाते हैं वह उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। वहाँ छोड़कर वह उनसे छुटकारा पा लेते हैं, किंतु
माँ का हृदय तो माता का ही हृदय होता है। चाहे बच्चे उनके साथ कैसा ही व्यवहार करें, उन पर कितना ही अत्याचार क्यों ना करे, किंतु वृद्धाश्रम में भी वह अपने बच्चों को नहीं भूल पाते हैं। वृद्धाश्रम से भी वह उस अत्याचारी बेटे के कुशल क्षेम अर्थात उसके बारे में जानने के लिए बेचैन रहते हैं और वहाँ से वह अपने बेटे के लिए खत लिखती है, चिट्ठी लिखती है। यहाँ बेटों के प्रति या बच्चों के प्रति माता का प्रेम व्यक्त किया गया है। अंतिम पंक्तियाँ हैं। हो गई चोरी संस्कारों की तिजोरी, हो गई चोरी संस्कारों की तिजोरी, लुट गया मैं। इन पंक्तियों में कवि ने संस्कारों का महत्व बतलाया है। कवि कहते हैं कि आज हमारे समाज में संस्कारों का अभाव है, समाज से जीवन मूल्यों का पतन हो रहा है, संस्कार रूपी तिजोरी का समाज से हनन हो गया है। संस्कारी व्यक्ति के लिए किसी भी तरह की धन दौलत से बड़ा संस्कार होता है। मनुष्य के जीवन में संस्कारों का अति महत्व है, वह उसकी सारी धन संपत्ति है। कवि कहता है कि अगर संस्कारी व्यक्ति का संस्कार खत्म हो जाए तो उसे अपना सब कुछ लूट गया ऐसा प्रतीत होता है। तो इस प्रकार इस हाइकू के माध्यम से कम शब्दों में इस पंक्तियों के माध्यम से कवि ने गरीबी, थकान, वृक्षों के कटने के दुष्परिणाम, अनावश्यक अहंकार, वृद्धाश्रम के दर्द, संस्कारों के अभाव इत्यादि विषयों पर प्रकाश डाला है। धन्यवाद।